Hi guys, I hope you're all doing good and I hope my previous videos have helped you in some or the other way while you're preparing for your exams, upcoming exams. Now today is the last part of the series. फर्स्ट पार्ट में हमने 164 कवर किया था, सेकंड पार्ट में 167 कवर किया था, थर्ड पार्ट में हम कंबाइन करके पढ़ेंगे सेक्शन 164 और 167 को, क्योंकि कुछ प्रोविजंस हैं 164 के जिसको 167 कवर पूरा कंप्लीट करता है। 167 के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं वो प्रोविजंस, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 164 1 से। 164 1 के अगर प्रोविजन हमें देखने हैं 167 के कंबाइन करके, तो हम इसको टू पार्ट्स में देखेंगे। एक तो पहला पार्ट हमारा रहेगा that we are checking provisions of section 164(1) before the appointment as a director, and second part हमारा रहेगा that we are checking provisions of section 164(1) after the appointment as a director. For the sake of easiness, let's take an example. मिस्टर एक्स का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर एक्स थे, अब अभी वो अपॉइंट होने जा रहे हैं, वो उनको किसी कंपनी के इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है, इलेक्शन डायरेक्टरशिप पे। तो यहाँ पे हम पहले वाले पार्ट में फॉलो कर रहे हैं अभी इस टाइम। क्या यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे 167 के प्रोविजन देखे जाने चाहिए? आप सोच के बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या इसके 167 के प्रोविजन यहाँ पे देखे जाने चाहिए? क्योंकि 167 बात करता है ऑटोमेटिक वेकेशन की। तो यहाँ पे क्लियर कट बिग नो है यहाँ पे आंसर। वाई? क्योंकि यहाँ पे तो अभी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है एज अ डायरेक्टर, यहाँ पे ऑटोमेटिक वेकेशन की तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। यही अगर हम बात करें हमारे सेकंड पार्ट की, अभी हम सिर्फ 164 1 के ही ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल नाउ। मिस्टर एक्स ही थे, वो कंपनी में डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट के टाइम भी हमने 164 1 के प्रोविजन चेक करे होंगे और उस टाइम कोई भी अट्रैक्ट नहीं हुआ तो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। बट सब्सिक्वेंटली एट अ लेटर स्टेज में भी एन ईयर लेटर उन पे कोई भी प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया। पॉइंट नंबर ए टू आई हमने पढ़े थे, ए टू आई से के बीच में कोई भी उन पे अट्रैक्ट हो गया, लेट्स से वो अनसाउंड माइंड के हो गए। तो अब यहाँ पे अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या 167 के प्रोविजन देखे जाने चाहिए? द आंसर इज अ बिग यस। क्यों? क्योंकि अब देखा जाएगा कि उनकी जो सीट है डायरेक्टरशिप की, जो ऑफिस है, वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका आंसर 167 कहता है ऑटोमेटिक वेकेट हो जाना चाहिए आपका ऑफिस। आप ये कहता है 167। अगर हम इसको देखना चाहें, बेयर एक्ट में देख लेते हैं हम इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बेयर एक्ट में पॉइंट नंबर ए देखिए, ही vacation of office of director he incurs if he incurs any disqualification specified in 164। तो यहाँ पे 164 में कोई 164 1 में अगर कोई भी पॉइंट आपने फुलफिल कर दिया जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे, तो आप पे 167 अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। दो पार्ट्स में हमने बांट के देख लिया, पहला अपॉइंटमेंट से पहले, दूसरा अपॉइंटमेंट के बाद। पहले केस में हम अपॉइंटमेंट से पहले चेक कर रहे थे कंडीशंस, दूसरे में अपॉइंटमेंट के बाद चेक कर रहे थे सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट पार्ट में कोई चांस ही नहीं है क्योंकि अभी ऑफिसर होल्ड ही नहीं कर रहा है उसने, तो वेकेशन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। सेकंड केस में ही इज ऑलरेडी होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन सम कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो चुकी है। देन 167 says clearly very clear that you have to vacate your office on immediate basis without any board meeting resolution, without any ordinary resolution, without any opportunity of being heard। सो इमीडिएट बेसिस पे वेकेट हो जाएगा ऑफिस। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो होता है 164 सबसेक्शन 2 पे। ये कंपनी स्पेसिफिक सेक्शन था, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। जिसको रिकॉल नहीं हो रहे हो ये पॉइंट्स, आप फर्स्ट पार्ट 164 के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है वो जाके एक बार देख सकते हैं। आप थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, रिकॉल हो जाएंगे पॉइंट्स, एंड देन यू कैन कम बैक एंड डायरेक्टली सी द थर्ड पार्ट।
आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। 164.2 कंपनी स्पेसिफिक सेक्शन था। 2 पॉइंट्स यहाँ पे थे गिवन थे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी। ए क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट नहीं फाइल करी 3 ईयर्स तक, कॉन्टिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक। बी पॉइंट था 3D के ऊपर। 3D मतलब डिबेंचर, डिपॉजिट्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड। और ये जो आपका डिफॉल्ट है ये कंटिन्यू रहता है 1 ईयर तक। ड्यू डेट जब सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था और पे करने की ड्यू डेट थी नवंबर में, तो नवंबर 2019 की अगर हम बात करें तो 2020 तक अगर डिफॉल्ट रहता है तो देन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस विल गेट अट्रैक्टेड अंडर पॉइंट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि 164.2 क्या बात करता है। 164.2 बात करता है, एक तो इसको अगेन हम 2 पार्ट में बांट देंगे। अभी हम 167 की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम 164.2 की ही बात कर रहे हैं। एक तो बात करता है ये कि रीअपॉइंटमेंट, और दूसरी बात करता है ये अपॉइंटमेंट। अब साहब रीअपॉइंटमेंट एक वर्ड यहाँ पे गौर करो, री पे फोकस दें। और री का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? अगर इसको हम लिखें यहाँ पे, इसका मतलब होता है दोबारा। अब दोबारा अगर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये उस कंपनी की बात हो रही है जिसमें ऑलरेडी वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है या कर चुका है। और अपॉइंटमेंट एज ए न्यू की बात हो रही है, तो ये एक नई कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। और ये 164.2 कहता है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब रीअपॉइंटमेंट लिखा है तो मतलब कि रीअपॉइंटमेंट किस में नहीं हो सकती? सेम कंपनी में जिसमें ऑलरेडी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो। अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती न्यू कंपनी में। कब तक नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक नहीं हो सकती। पीरियड दिया गया है 5 ईयर तक का। 5 ईयर्स तक क्वालिफिकेशन लगी रहेगी, नो मैटर वॉट, नो मैटर इवन इफ डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड गुड आफ्टर। लेट्स से यहाँ पे अगर हम पॉइंट नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे 3 साल तक का कंटिन्यूसली फाइल नहीं करी, चौथे साल में आपने फाइल कर दी, तीसरे साल के एंड में तो डिस्क्वालिफिकेशन अटैक हो चुकी है। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जस्ट बिकॉज द डिफॉल्ट हैज मेड गुड नाउ देन डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी रिमूव्ड। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लॉ में ऐसा क्लियर कट लिखा हुआ है। अगेन ये हमने पढ़ा है सेक्शन 164 में। अगर आपको रिकॉल करना है यू कैन री गो थ्रू पार्ट 1 जो कि 164.2 के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन लग चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज ये होगा कि जिन कंपनीज में वो डायरेक्टरशिप होल्ड करा हुआ है, यहाँ पे तो रीअपॉइंटमेंट और नए तरीके से अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, पर उन कंपनीज का क्या जिनमें वो ऑलरेडी डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठा हुआ है? इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक केस स्टडी में। केस स्टडी से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे एक हमने ड्राफ्ट कर रखा है क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टर एक्स है, अगर आप देख सकते हो मिस्टर एक्स को, ये बहुत बड़े आदमी है। देखो बाल भी कलर करा रखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आई एम अ डायरेक्टर। हमने कहा भाई ठीक है, लग भी रहे हो, कोट वोट पहना हुआ है, डायरेक्टर तो लग ही रहे हो आप। बाल भी कलर करा रखे हैं, बताओ पर्पल कलर के कौन कराता है बाल? मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैं कराता हूँ बाल। हमने कहा कोई बात नहीं, बताओ आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। हमने कहा कितनी कंपनीज? उन्होंने कहा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। हमने कहा वाह यार, 3 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठे हुए हो आप तो। यहाँ पे एक के भी डायरेक्टरशिप होल्ड करने का चांस नहीं मिल पा रहा इतने टाइम से। आप यहाँ पे 3 कंपनीज के होल्ड करके बैठे हो डायरेक्टरशिप। और ये हमारे केस में 3 है। आप इनको मिस्टर एक्स को कितने भी एन कंपनीज में बना सकते हो। आपका जो हम कंक्लूड करेंगे, जब यो आज जब ये आंसर कंक्लूड करेंगे तो आपके भी आप एन नंबर ऑफ कंपनी से भी डायरेक्टरशिप बनाओगे तो भी आप रिलेट कर पाओगे आंसर को, और इजीली आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पे हुआ क्या? मिस्टर एक्स डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठे हैं 3 कंपनीज में। ए कंपनी ने क्या हुआ, डिफॉल्ट कर दिया 164.2 में। लेट्स से डिविडेंड पे नहीं करा, 1 साल बीत चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो चुका है और डिस्क्वालिफिकेशन अटैक हो चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से डिफॉल्ट अराइज हुआ 1 अप्रैल 2019 को।
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो मिस्टर एक्स की है वो हुई है 15 नवंबर 2018 को। अब अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें तो अगर इसके बीच का हम टेन्योर देखें तो ये करीबन करीबन 5.5 महीने बन रहा है, विच इज़ लेस देन 6 मंथ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या रिकॉल हो रहा है। प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी 164 की, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट रिकॉल हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं यहाँ पे क्या इसका आंसर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या माइंड में आना चाहिए इस चीज़ को देख के। तो चलिए आप कमेंट्स में बता देना और मैं हमारा क्वेश्चन जो है मैं पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। क्या मिस्टर एक्स पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी अंडर सेक्शन 154(2)? इसका आंसर आपको करना है सोच के। लॉ में आंसर है अ बिग नो, अट्रैक्ट नहीं होगी। रीजन आप समझ ही गए होंगे क्लियर कट, यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया था टेन्योर का। रीजन ये है क्योंकि हम 164 में पढ़ा था कि रिलैक्सेशन दी गई है वाया अमेंडमेंट एक नए डायरेक्टर को। रीजन ऐसा क्यों दिया गया है वो भी हमने 164 में देख लिया था, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उसको आप 164 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो रिलैक्सेशन दी गई है एक नए डायरेक्टर को, तो यहाँ पे क्योंकि टेन्योर लेस देन 6 मंथ है इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। बात खत्म यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगली बात ये है कि अगर डायरेक्टर को 7 मंथ सपोज हो गए अपॉइंटमेंट हुए हुए तो क्या अट्रैक्ट होगी डिस्क्वालिफिकेशन? द आंसर इज बिग यस। अगर डिफॉल्ट हुआ है 164(2) में और 7 मंथ से ऊपर हो गए हैं अपॉइंटमेंट हुए हुए तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी मिस्टर एक्स पे। क्वेश्चन 2 ऑन द सेम क्वेश्चन एंड सेम स्टडी, डिफॉल्ट अराइज हो चुका है 164(2) में ए लिमिटेड पे, मिस्टर एक्स को भी अपॉइंट हुए हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, ये तो हैं फैक्ट्स। अब क्वेश्चन अब है कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे साहब, अब वो बताओ। सब कौन सी, अगर आपको याद हो 164(2) में हमने कॉन्सिक्वेंसेज देखे थे और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी, रीअपॉइंटमेंट की बात करी थी। री री से आपको याद आ गया होगा, री मतलब सेम कंपनी, री मतलब सेम कंपनी, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी सेम कंपनी में। अपॉइंटमेंट मतलब न्यू कंपनी, न्यू कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं होगी। और ये क्या हमेशा के लिए नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, 5 ईयर्स तक नहीं होगी। 5 ईयर्स तक का पीरियड मेंशन है लॉ में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि उन कंपनीज का क्या जिसमें ऑलरेडी डायरेक्टरशिप होल्ड करी हुई है अभी इस टाइम करंटली एट प्रेजेंट। हमारे केस में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, 3 कंपनीज में होल्ड करके बैठा हुआ है। अभी तक जितना हमें पड़ा है उतना हमें ये समझ आया कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में जब टेन्योर खत्म होगा तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। मतलब अभी जितना रिमेनिंग टेन्योर बचा है वो तो वो कंटिन्यू कर सकता है। नए तरीके जब टेन्योर खत्म हो जाएगा उसका तो दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो कब तक? 5 साल तक। और सपोज लेट्स से एक न्यू कंपनी डी डी लिमिटेड है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ये हमने कंक्लूड किया है अब तक के प्रोविजन से। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि ऑलरेडी एबीसी में जो होल्ड करके बैठा हुआ है उनका स्टेटस क्या रहेगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कंटिन्यू करते रहेगा वो ऑफिस या विकेट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर विकेट करना पड़ेगा तो कौन सी कंपनी में करना पड़ेगा? क्या ए लिमिटेड में करना पड़ेगा, क्या बी लिमिटेड में करना पड़ेगा विकेट, क्या सी लिमिटेड में करना पड़ेगा? अगर आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि आप गेस करके बताएं और एक लॉजिकल रीजन दें कि इसका क्या रीजन हो सकता है। अगर ए में विकेट करना पड़ेगा तो क्या रीजन होगा, अगर बी में विकेट करना पड़ेगा तो क्या रीजन होगा, अगर सी में विकेट तो क्यों करना पड़ेगा, और अगर तीनों में विकेट करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर समझते हैं। यहाँ पे 167 को दो पार्ट्स में हमने बांट दिया और ये अमेंडमेंट का पार्ट है। पहला पार्ट 167 किस पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। पहले नहीं लगेगा देख लेते हैं। नहीं लगेगा ऑन डिफॉल्टिंग कंपनी विच इज ए लिमिटेड। इन आवर केस ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया था 164(2) में, तो ए लिमिटेड पे तो नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, एक लॉजिक तो पता होना चाहिए, अदरवाइज रट्टे मारने वाली बात हो जाएगी। लॉजिक इसका ये है कि चलिए एक बार ये देखने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ए लिमिटेड पे
क्यों नहीं लगेगा 67 प्रोविजन? ऐसे लॉ में क्यों बोला हुआ है कि ए लिमिटेड पे 167 अट्रैक्ट नहीं होगा? बिकॉज ए लिमिटेड इज डिफॉल्टिंग कंपनी इन अवर केस, और लॉ में लिखा हुआ है कि डिफॉल्टिंग कंपनी में अट्रैक्ट नहीं होगा 167। अब इसका लॉजिक चलिए आप सोचें दिमाग में, और मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। इसका लॉजिक बेसिकली ये है, मैं आंसर अभी नीचे लिखा हुआ है लॉजिक, बट उसको करने से पहले एक पिक्चर माइंड में फ्रेम करता हूँ, उससे बिना लिखे ही आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से इस कंपनी में 20 डायरेक्टर्स हैं, ए लिमिटेड में 20 डायरेक्टर्स हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ए लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया, और अभी हमने 167 में पढ़ा कि ए लिमिटेड पे अट्रैक्ट नहीं होगा, बट अगर होगा तब क्या होगा? लेट्स से अगर एक बार ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं सोच के, सपोज वहां पे लिखा होता कि ए लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी पे अट्रैक्ट होगा, तो क्या होता? अगर अट्रैक्ट होता तो इसका मतलब कि 20 के 20 डायरेक्टर्स को ऑफिस वेकेट करना पड़ जाता, और अगर 20 के 20 एक ही बारी में वेकेट कर गए ऑफिस, तो साहब कंपनी कौन चलाएगा? लेट्स से 2-2 साल बचे थे सबके, 3-3 साल बचे थे, किसी के 4 साल बचे, तो अब कंपनी कौन चलाएगा? अपॉइंटमेंट दोबारा कैसे होगी? कंपनी के मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कौन करेगा? रिमेनिंग जो पीरियड, जब तक नए पूरा कोरम जो है, जब तक कि नए तरीके से नहीं आ जाता अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक ये इतना फास्ट प्रोसीजर नहीं है, एक अपॉइंटमेंट करने में टाइम लगता है, रेजोल्यूशन पास होता है, तो टाइम लगेगा इस चीज़ में। और कोरम सपोज अगर 13 का भी है, तो 13 को बॉन्ड करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तब तक कंपनी तो डूब जाएगी। तो इस रीजन की वजह से इसको यहाँ से कवर नहीं किया गया 167 में। जाते हैं वापस अपने चार्ट पे। कहता है कि किस पे लगेगा? लगेगा साहब रिमेनिंग कंपनीज पे। रिमेनिंग कंपनीज मतलब बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन, मैं लॉजिक बताने से पहले आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन से पहले एक मैं पिक्चर फ्रेम करना चाहूंगा माइंड में। लेट्स से ए लिमिटेड में ए, बी, सी और डी, ये 4 बंदे डायरेक्टर थे लेट्स से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि यही 4 बी लिमिटेड में भी टोटल डायरेक्टर्स 4 हों और यही 4 हों, सी में भी 4 हो यही 4 हों, डी में भी 4 हो और यही 4 हों, और लेट्स से यहाँ पे 10 कंपनीज आप और ले लो और उसमें भी यही 4 हों? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, एक प्रैक्टिकल केस है ये। और यहाँ पे मैं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल में 4 डायरेक्टर्स लिए हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे अप टू 20 डायरेक्टर्स आप लेते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 20 डायरेक्टर सेम बी में भी हो, सेम सी में भी हो, या सेम डी में भी हो, सेम ई में भी हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैक्सिमम क्या होगा, हो ये सकता है कि सपोज यहाँ पे, यहाँ की स्ट्रेंथ सपोज 40 डायरेक्टर्स, चलो 40 ज़्यादा हो गए, सपोज 20 डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पे बी लिमिटेड में, और यहाँ पे बी 40 की थी ए लिमिटेड में। लेट्स से बी लिमिटेड में 20 डायरेक्टर की स्ट्रेंथ है, ए लिमिटेड में भी 20 लिमिटेड लिमिटेड 20 डायरेक्टर की स्ट्रेंथ है। अब ए लिमिटेड में ए बी सी डी 4 डायरेक्टर्स ऐसे थे जो कि बी लिमिटेड में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते थे। अब सपोज आप मान के चलो ए लिमिटेड में ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ए लिमिटेड में जो डिफॉल्ट कर दिया उसमें जो डायरेक्टर्स पे सब पे डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, बट ऑटोमेटिक वेकेशन ए लिमिटेड में लगेगी नहीं। बट अब क्या होगा कि ए बी सी डी जो कि ऑल्सो दे होल्ड डायरेक्टरशिप इन बी लिमिटेड, तो उनको बी लिमिटेड में वेकेट करना पड़ जाएगा। तो अब ये 4 डायरेक्टर के जाने से क्या बी लिमिटेड के 20 डायरेक्टर है 16 तब भी रिमेनिंग बच जाएंगे? क्या इसकी वर्किंग इफेक्ट होगी कुछ भी? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, द आंसर वुड बी नो। तो इसी को रखते हुए, नज़र में रखते हुए, ये प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया कि यहाँ पे लगेगा किस पे? रिमेनिंग कंपनी पे लगेगा प्रोविजन। यहाँ पे जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उस पर नहीं लगेगा, और जो रिमेनिंग कंपनीज है उस पर लगेगा। वही लॉजिक लिखा हुआ है, एक बार हम रीड कर लेंगे। रिमेनिंग कंपनीज पे वेकेशन लगना एक पनिशमेंट का काम करेगा, प्लस यहाँ वेकेशन लगेगी तो बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ये हमने ऊपर देख भी लिया अभी एक एग्जांपल के जरिए। तो ये हमारा लास्ट थर्ड पार्ट है सीरीज का, यहाँ पे खत्म होता है गाइस। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, कोई नया सेक्शन कवर करेंगे हम। थैंक यू गाइस।